स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं भूगोल विषय का एक नया अध्याय जिसका नाम है वायुमंडल की तापन विधियां। वायुमंडल हमारा कैसे गर्म होता है, किन विधियों से गर्म होता है, उसी को हम कहते हैं वायुमंडल की तापन विधियां। वायुमंडल की तापन विधियां ये यहाँ आपके कौन कौन सी हैं हम समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 प्रमुख विधियां हैं जिनकी वजह से आपका वायुमंडल गर्म होता है। एक एक के विषय में यहाँ विस्तार से समझेंगे। पहले यहाँ पर एक बार आप इसको देख लीजिए कि कौन कौन सी प्रमुख विधि आपकी हैं। तो पहली विधि आप देखेंगे आपकी चलन विधि है, दूसरी आपकी संवहन विधि है, तीसरी आपकी विकिरण विधि, फिर गुप्त ऊष्मा, फिर अभिवहन की क्रिया, वायुमंडल का प्रसार एवं संपीड़न। ये आपकी 6 प्रमुख विधियां हैं। अब आइए एक एक विधि को हम समझते हैं कि कैसे ये हमारे वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो पहली विधि हम लेते हैं जो हमारा है चालन। चालन तो सबसे पहला प्रश्न में बनता है आपका कि चालन होता किसमें है। तो पहला आप कहीं समझिए कि यह क्रिया मतलब चालन की क्रिया सिर्फ ठोस में होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, चालन की क्रिया सिर्फ ठोस में होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर देखेंगे ये चालन क्रिया होती क्या है। तो जैसे आप जानते हो कोई भी वस्तु या कोई भी जो हमारे कण होते हैं, यदि किसी कण में कोई ऊष्मा है और वह कण उस ऊष्मा को अपने बगल वाले कण में ट्रांसफर करता है, इस वजह से क्योंकि वो उससे सटा हुआ है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, आपकी चालन क्रिया कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा किसी हम लोहे की छड़ को आग में डाल के उसका एक सिरा गर्म कर दें तो धीरे धीरे उसका पूरा दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, यानी वो सभी कण उसमें सटे हुए हैं। तो किसी भी कण की ऊष्मा जब अपने पड़ोसी कण में ट्रांसफर होती है तो वो क्या कहलाती है, चालन क्रिया कहलाती है। यानी ऊष्मा का एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कणों का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। कण अपने स्थान पर रहते हैं और वे अपने पड़ोसी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपका होता है। दूसरा अब इसमें देखेंगे क्या बनेगा कि वायुमंडल को गर्म करने में, वायुमंडल को गर्म करने में इसका योगदान सिर्फ 1% है। कितना है, 1%। यहां पर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लोहे की छड़ है आपकी और यहाँ पे हमने जैसे आग जला दिया है, आपकी आग जल रही है, ठीक है ना। मान लीजिए अलाव आपका है, आपकी आग जल रही है, यहाँ इसको हम पकड़े हुए हैं। जब ये आप इसको यहाँ पे गर्म करेंगे लोहे की छड़ को, ये धीरे धीरे क्या होगी, पूरी की पूरी छड़ आपकी गर्म हो जाएगी। यानी यहाँ देखेंगे जो आपके कण है ये धीरे धीरे क्या करेंगे, अणु इसको भी गर्म कर देंगे क्योंकि ये सटे हुए हैं। यही विधि क्या कहलाती है आपकी, मतलब चालन क्रिया। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारे वायुमंडल में कैसे जाती है। जैसे ये हमारा धरातल है। अब धरातल आप जानते हैं गर्म होता है, तो ये धरातल जो आपका गर्म होगा, यहाँ पर गर्म सतह, इसके संपर्क में जो आपकी वायु होगी या वायुमंडल होगा जो आपके सतह पे टिका होगा, तो उस वायुमंडल में ये गर्म सतह अपनी ऊष्मा को ट्रांसफर कर देगी, लेकिन अपने अणुओं का ट्रांसफर नहीं करेगी, अपने कण जो होते हैं उसको ट्रांसफर नहीं करेगी, सिर्फ अपनी ऊष्मा को अपने उस वायु के कण में या उस वायु में ट्रांसफर कर देगी। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, आपकी चालन विधि कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा हमारा संवहन विधि। संवहन विधि आप देखेंगे इसकी प्रमुख भूमिका होती है आपके वायुमंडल को गर्म करने में। तो संवहन विधि आप देखेंगे, संवहन विधि या संवहन क्रिया, पहले समझिए संवहन क्रिया होती क्या है। कोई भी वायु जब गर्म होती है तो वह ऊपर भगती है और ठंडी वायु नीचे आती है। तो गर्म वायु का ऊपर भगना ही क्या कहलाता है, संवहन क्रिया कहलाती है।
अब यहां पे देखने वाली बात है कि यह क्रिया आपकी होती कहां की है। तो यह तरल एवं गैस दोनों में होती है, तरल एवं गैस दोनों में होती है, ये आप ध्यान देंगे। यानी संवहन की क्रिया तरल एवं गैस दोनों में होती है। वायुमंडल गर्म करने में इसका योगदान, वायुमंडल गर्म करने में योगदान 17% है, इसको ध्यान रखिएगा। संवहन क्रिया द्वारा आपका वायुमंडल 17% गर्म होता है। आप देखेंगे जैसे हमारा धरातल है और यहां गर्म होगा ये, यानी गर्म सतह होगी। अब जो वायु यहां पे गर्म होगी तो ऊपर भगेगी, गर्म वायु ऊपर जाना। ठंडी वायु क्या होगी, नीचे आएगी, मतलब ठंडी वायु। अब यह क्रिया आपकी ऐसे चलती रहती है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। जैसे आप देखोगे पानी में भी, जैसे पानी को उबाला जाता है, उसकी पेंदी को गर्म करते हैं तो जो उसके कण जो गर्म हो जाते हैं ऊपर भगाते हैं, ठंडे नीचे जाते हैं। ये ऐसे चलते चलते पानी आपका उबलने लगता है। ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है, संवहन क्रिया कहलाती है। चलिए अब आके देखते हैं विकिरण। विकिरण आप जानते हैं दो प्रकार से होता है हमारे यहाँ, एक सौर विकिरण होता है, एक आपका पार्थिव विकिरण होता है। तो इस विकिरण के माध्यम से आपका वायुमंडल सर्वाधिक गर्म होता है। विकिरण ये आपका है। इसका पहला पॉइंट है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात यह बिना माध्यम के चलती है, इनके लिए किसी ठोस द्रव गैस की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण दो ही होता है, एक आपका सूर्य के द्वारा, दूसरा आपका पृथ्वी के द्वारा। ठीक, यहां पर अब ये वायुमंडल में सर्वाधिक योगदान इसका होता है। तो दूसरा पॉइंट, वायुमंडल को गर्म करने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, विकिरण का होता है। बात समझ गए? यानी किसी सतह से जो आपकी ऊष्मा निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, जैसे आप जानते हो सूर्य से प्रकाश आता है तो विकिरण के माध्यम से आता है, जिसे आप लघु तरंग कहते हैं। ठीक, तो ये आपका है विकिरण। दो पॉइंट इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वायुमंडल को गर्म करने में इसका सर्वाधिक योगदान होता है। इसके बाद हम देखते हैं गुप्त ऊष्मा को। आप जानते हो कि प्रत्येक पदार्थ की जो आपकी होती है अपनी गुप्त ऊष्मा होती है। तो आप जानते हो जो आपका ये धरातल है, धरातल, यहां पर आपका कहीं जलीय क्षेत्र है, ठीक है ना, या आपके स्थल से भी, स्थल हो गया या जल हो गया, यहां से वाष्पीकरण होता है। ये वाष्पीकरण क्या आपके ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब पानी वाष्प में बदल जाता है तो गर्म हो जाता है, यानी गर्म वायु के रूप में आ जाता है। तो यह गर्म वायु कहां जाएगी, आपके ऊपर जाके इकट्ठा हो जाती है। अब इसमें जल एवं ऊष्मा दोनों होती है। जैसे ही ऊपर जाकर के इसका संघनन होता है तो क्या करेगी, यह पानी को नीचे छोड़ देगी, जिसे हम वर्षा कहेंगे, और ऊष्मा को वहीं ऊपर छोड़ देगी, जिससे क्या होगा, वायुमंडल आपका गर्म होगा। यानी वायुमंडल को गर्म करने में आपके इस गुप्त ऊष्मा का योगदान होता है, जो कि वाष्पीकरण के माध्यम से होता है। ठीक,
तो इस प्रकार से गुप्त ऊष्मा इसकी होती है जल वाष्प की। गुप्त ऊष्मा जल वाष्प की, यानी ऊष्मा वहीं छूट गई, पानी नीचे आ गया। तो इस प्रकार से ऊष्मा ऊपर छूटी तो वायुमंडल आपका वहां पे गर्म होगा। अगला देखेंगे अभिवहन की क्रिया। अभिवहन क्या होता है? अभिवहन की क्रिया, अभिवहन की क्रिया, जैसे आप देखिए यहां पर आपकी वायु है, ये आपकी वायु है, गर्म होगी और गर्म वायु ऊपर जाएगी तो संवहन हो जाएगा। लेकिन यही गर्म वायु जब क्षैतिज चलती है, गर्म वायु का क्षैतिज होना क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। अब ये गर्म वायु किसी ठंडे क्षेत्र में जाएगी तो क्या करेगी? वहां के तापमान को बढ़ाएगी। तो इस प्रकार के वहां के वायुमंडल के ताप को बढ़ाने में इस क्षैतिज वायु यानी वायु आपका अभिवहन कहलाता है। यानी वायु का क्षैतिज होना ही अभिवहन है। जब गर्म वायु किसी ठंडे क्षेत्र में जाएगी तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी। बात समझ गए? ये आपका होता है अभिवहन। अभिवहन को समझिएगा भाई कि वायु का क्षैतिज संचरण, यानी जब वायु आपके पृथ्वी के समानांतर चलेगी उसी को क्या बोलते हैं? आपके अभिवहन कहा जाता है। ये भी आपका हो गया। अब इसके बाद देखते हैं वायुमंडल का प्रसार एवं संपीडन। छठा आपका है वायु मंडल का प्रसार एवं संपीडन। देखिए आप जानते हो कि यदि किसी रूप में गैस का आयतन अगर बढ़ाया जाता है, ठीक, तो होता क्या है? जैसे कोई वायु होती है, मान लीजिए कि कोई कहीं वायु भरी हुई है, मान लीजिए जिसे आपका ट्यूब होता है, ट्यूब में आपकी वायु भरी होती है तो उसमें ठोस ठोस के भरी जाती है। जब हमसे साइकिल में हवा भरते हैं तो कूद कूद के भरते हैं ना, ऐसे ऐसे खूब तेज से प्रेशर मारते हैं ताकि उसमें जाके हवा भर जाए। तो अब उस ट्यूब में देखेंगे आप क्या होगा, आपके वायु की आयतन खूब कम हो जाएगा। मतलब कम जगह में अधिक वायु को हम डालते हैं। तो जब कम जगह में अधिक वायु आपकी होगी यानी उसका आयतन कम होगा तो क्या होगा? आपका ताप बढ़ेगा, ताप अधिक होगा। अब यही वायु जब आपके खोल दी जाएगी ट्यूब से, छुच्छी निकाल लिया, फुस से हवा निकल गई पूरी, साइकिल पंचर। मतलब हवा निकल गई तो पंचर ही समझिए उसको। अब साइकिल पंचर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि हवा आपकी भाग गई थी, वो बाहर आके क्या करेगी? फैल जाएगी। यानी उस वायु का क्या हुआ? आयतन बढ़ गया। अब जब उस आयतन उसका बढ़ गया तो क्या होगा? ताप घट जाएगा। ठीक, तो अब यहां पे आप बस भैया यही आपका है कि जहां पर वायुमंडल में वायु का आयतन अधिक होगा वहां पर तापमान आपका क्या होगा? कम होगा। और जहां पर आपके वायुमंडल में वायु का जो आयतन है वो आपका अधिक होगा, मतलब फैलाव होगा, तो वहां पे तापमान कम होगा। और जहां पे वायु का आयतन कम होगा वहां पे तापमान आपका अधिक हो जाएगा। तो यही रही आपके वायुमंडल के तापन विधियां। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और कहीं कोई समस्या अगर लगे तो चाह कर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आप वीडियो देखिए, इसी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।